हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हमने जैसे लास्ट क्लास में ट्रांस इफेक्ट अच्छे से कर लिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक बात बोला था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैसे याद करते हैं और 3D 4D 5D कैसे याद करते हैं, वो का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। वो आज की क्लास में होगा। नेक्स्ट हम लोग आज करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किन तीन मैकेनिज्म से होती है, डिसोशिएटिव, एसोशिएटिव एंड इंटरचेंज। और वाटर एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है कि जैसे आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, किस कॉम्प्लेक्स में वाटर एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, उसको लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास का आपका इन शॉर्ट है। सेकेंडली, दीज आर द टॉपिक्स, आप लोग इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी, आइसोमेरिज्म, जैन टेलर क्रॉसओवर जो कि हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम होता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मैग्नेटिज्म, ये मेरा रह गया है, ठीक है। मैं क्योंकि ये रिवीजन के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मेन टॉपिक्स आई हैव कवर्ड ऑल, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये चाह रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँ ये वाले टॉपिक, क्योंकि मैंने बोला है मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कराऊंगी, तो मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेशन करवाऊंगी, तो उनमें ये टॉपिक्स भी आते हैं। आप लोगों का CSIR नेट का एग्जाम हो जाए, फिर उसके बाद इनको कवर करूंगी, तो मेरा कोऑर्डिनेशन मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए अभी मैं चाह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूँ कि मे बी आपको डाउट हो तो वो आपके क्लियर हो जाए। बट अगर आप चाहोगे कि इनमें से कोई भी टॉपिक आप चाहते हो मैं करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं जैसा चल रही हूँ मैं वैसे ही चलूँगी, ओके। चलो आज मूव ऑन करते हैं। अगर आपको सीरीज़ याद है तो आप अपनी सीरीज़ अपने ही ट्रिक से याद करेंगे, नहीं तो जैसे न्यू कमर्स हैं, नए MSc के बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं ट्रिक लिख रही हूँ, या जो नई तैयारी स्टार्ट करें उन लोगों के लिए है। देखो, सबसे पहले होता है 3D, ठीक, फिर 4D, ये हमारे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। 3D 4D एंड 5D। जो मैंने जिस तरीके से याद किया है वो किया है शक्ति वक्र में फै को नी कु जन, ठीक है। क्या है? शक्ति ठीक है। वक्र में MN, ठीक है। फै को, इसको मैं थोड़ा हिंदी में लिख लेती हूँ, फै को निकुजन, एंड जन, ठीक है। शक्ति वक्र में फैको नीकू जन। एक बार आपको मुश्किल लगेगा, बट एक बार फ्लो में आ जाएगा ना, सबसे आसान है। मैं तो सीधा बोलती हूँ फैको नीकू जन, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। नेक्स्ट, अगर आपको इसी के नीचे नीचे वाले सारे याद करने हैं, उसका क्या है? शाइला। ये कैसे आप करोगे? शाइला, ठीक है। टाइटेनियम का हमारा हो गया जिरकोनियम हैफनियम, ये आपको याद करना पड़ेगा, जिरकोनियम हैफनियम। इसको भी मैं बताऊंगी मैं और कैसे भी याद कर देती। नोबिता, डोरेमोन देखते थे आप लोग बचपन में, नोबिता डोरेमोन के साथ, नोबिता। क्रोमो वॉच, अभी मैं नीचे लिखूंगी वो टैगलाइंस क्या क्या है, ठीक है। मन्नत रे, ठीक। फेरुअस, कोबाल्ट, कोहरा, र बाद में आ रहा है, कोरा, ठीक। निकल, प्लैटिनम, कॉपर, AgAu, जिंक, कैडमियम, Hg। ये मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी टैगलाइंस लिख रही हूँ। जैसे इसका था शाइला, ठीक है, शाइला, ठीक है। अब ये Y से है, आप इसको C से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, शाइला, ठीक है, शाइला, ठीक है, शाइला, ठीक। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, नोबिता, तो हो गया नोबिता, ठीक है। क्रोमो वॉच, मन्नत रे, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ बस आपको याद हो जाए। फेरुअस,
अस, पता नहीं मुझे तो इतना याद हो चुका है कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ। फेरुअस, फिर कोहरा, ठीक है, कोहरा, कोहरा, फेरुअस, फेरुअस, सर लगा दो, सर, फेरुअस, ठीक है, जो भी है। आप इस तरीके से इस सीरीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली सीरीज़ भी याद करने के लिए होती है, वैसे हम लोगों ने 12th में की थी, ला हफ्ता वरना रीजनेबल ऑफिसर पीटेगा और मारेगा, पीटेगा और हंसेगा, पीटेगा और हंसेगा, ला हफ्ता वरना रीजनेबल ऑफिसर मारेगा, पीटेगा और हंसेगा, ठीक है। ये इसलिए होती थी, तो ला हफ्ता तो टाइटेनियम के अंदर जिरकोनियम हैफ्नियम, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी ट्रिक है आप अपना कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोऑर्डिनेशन का बेस नहीं बना हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पूरा इस पे है। ऑर्गेनोमेटेलिक आप मुझे करवाने के लिए कह रहे हो, ऑर्गेनोमेटेलिक का पूरा बेस है, ये आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने एक बार इन शॉर्ट आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे करना होता है। कनॉफ, कनॉफ, ये तो हमेशा ही याद रखना, ठीक है। क नो फ, ठीक है, कनॉफ, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर एंड फ्लोरीन क्लोरीन में मतलब हेलोजन डोनर, हेलोजन डोनर, ठीक है। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आएगी कार्बन डोनर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, फिर नाइट्रोजन के होंगे, फिर ऑक्सीजन के होंगे, फिर फ्लोरीन के होंगे। तो सबसे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CO, फिर होता है CN नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हमारा कार्बन ही चलना है, C6H5 नेगेटिव, एक रह गया यहाँ पे PR3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है CH3 नेगेटिव, उसके बाद H नेगेटिव, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सिग्मा डोनर, और जितने मैं आज लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। ये होते हैं सिग्मा डोनर, ये होते हैं हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है। ये हो गए हमारे सिग्मा डोनर, ठीक है, जबकि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा ये H नेगेटिव हो गया। इसके बाद हमारी नाइट्रोजन फैमिली शुरू हो जाती है, NO2 नेगेटिव, ठीक है। फिर फिनोल्फ्थीन, ठीक है, फिनोल्फ्थीन के ही बराबर होता है बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन के साथ ही में फिर आता है ईन, फिर इसके बाद हमारा आता है पिरिडीन। ये होते हैं हमारे सारे के सारे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद से हमारे वीक फील्ड लिगेंड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया हो गया, NCS, ये भी हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा वाटर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद O2 नेगेटिव, इसके बाद ऑक्जेलेट C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है। ये वाले में क्या होता है, ये यहाँ से लेके और पूरे के पूरे, अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव है तो O2 नेगेटिव से लेके ये वाले सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं, ये वाले वीक ही रहते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। OH नेगेटिव आ गया। अब यहाँ के बाद ऑक्सीजन के बाद सारी फ्लोरीन फैमिली आएगी, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ वो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखोगे, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। सबसे वीक होता है आयोडीन, तो सबसे वीक होगा, गैप उतना ही CFC का कम होगा, ठीक है। इनके बीच में आपको एक एक लिगेंड लिखते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका N3 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका SCN नेगेटिव और S2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे बीच में, ये मतलब ये सारे के सारे इस तरीके से हैं। बस आपको मेनली ये लिगेंड्स याद करने हैं,
ठीक है, और आपको ज़्यादा दिमाग किसी में भी नहीं लगाना है, ये आपको इतने कि तो आपको याद होने ही चाहिए फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अभी हमने उसमें किया था लेबाइल और इनर्ट हम लोग जब कर रहे थे, काइनेटिकली लेबाइल एंड इनर्ट, तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको नॉर्मल बताई थी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा लेबाइल होते हैं। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो इनर्ट हो सकते हैं, लेबाइल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। दो थ्योरीज थी उसके लिए, कौन कौन सी थी? एक तो थी CFT और एक थी हमने VBT, और मैंने कहा था सारा जोर देना है आपको CFT के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर EG में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लेबाइल, और अगर T2G के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो होगा हमारा इनर्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे, इसके अंदर एक्सेप्शंस थे कि जो D1 एंड D2 होता है, जबकि उसमें T2G में होता है, बट वो फिर भी लबाइल होते हैं, ऑलवेज लबाइल। ठीक है, और इसी के अंदर एक और एक्सेप्शन था कि T2G में हमारा D3 रहता है, D6 होता है, तो ये हमें हमेशा इनर्ट कॉम्प्लेक्स देते हैं, ये हमारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स देते हैं। और ये देखो, याद करना है आपको, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। एंड D4 एंड D9 ऑलवेज लबाइल, ये भी हमेशा लबाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टर्शन। ठीक है, इनमें जॉन टेलर डिस्टर्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक, अब ये हमेशा ही लबाइल क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली, तो लिगेंड को इजीली ले लेते हैं। बट ये पूरा क्राउडेड है, सैचुरेटेड है, पूरा स्टेटिकली क्राउडेड है, तो जिसकी वजह से इसमें इनर्ट और लबाइल चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर लाइबिलिटी है, मतलब अगर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, तो उनका कौन सा मैकेनिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से कैसे आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले तो हम लोग की हेडिंग क्या डलेगी, इसी में आप दो बातें और लिखेंगे। दैट अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है, मान लो कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MX4 और एक कोई है MX6, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको CN14 डाल के दे दिया कि मतलब आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, और यहाँ K1 दे दिया, यहाँ पे K2 दे दिया। आपसे पूछा ये बता दो रेट किसका ज़्यादा होगा, K1 का कि K2 का? तो ऑब्वियस सी बात है K1 इज़ मच ग्रेटर देन K2। क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर मोर लेबाइल। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इस तरह देंगे आपको, तो दिमाग क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है दे आर ऑलवेज लेबाइल, तो इनका जो है जल्दी से एक्सचेंज करेंगे तो रेट इनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। पहला। दूसरी बात, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, अभी हमने पढ़ा था इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, तो अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो इनका रेट ज़्यादा होता है, ये बहुत फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में ये सबसे ज़्यादा होता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको कोई ना कोई ब्रिजिंग लिगेंड दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पे Cl दे रखा था, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे आयोडीन दे रखा था, यहाँ पे हमारे को MX4 ही सीधा दे दिया, MX6 दे दिया, कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, तो ऑब्वियस है वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होना है। इस तरीके का दे दिया। अब आपसे पूछा कि आप ये बता दो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, तो पहले क्या करोगे, इसमें तो आउटर स्फीयर है, ये इनर स्फीयर है, तो ऑब्वियस है इन दोनों में होना चाहिए सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे नीचे आते हो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करता है, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराएगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, तो सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा आयोडीन वाले का। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इसी तरीके का होगा, एक्सचेंज के ऊपर ही क्वेश्चन होगा, तो पढ़ना ज़रूरी है इसको, तो इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। ठीक है,
अब आते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि स्क्वायर और वो तो लेबाइल ही हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है, सारा टेंशन है कि ये कैसे निकालेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो तीन चीज़ें होंगी, सिर्फ और सिर्फ लीगेंड एक्सचेंज होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन लीगेंड बाय अनदर लीगेंड, सिर्फ लीगेंड एक्सचेंज होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई भी, मतलब जब एंड प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो ए है, ठीक है, ये मेटल है, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ था तो पूरी रिएक्शन होने के बाद भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ ही रहेगा। थर्ड, नो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये A6 था तो एंड में भी वी विल गेट A6। नेक्स्ट, सिर्फ लीगेंड एक्सचेंज होगा, मान लो यहाँ पे L6 था तो यहाँ L6 था तो यहाँ पे L5 और समथिंग कोई लग जाएगा A के साथ, सिर्फ लीगेंड का एक्सचेंज होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म करोगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इन तीनों बातों का, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये तीन तरीके से हो सकता है, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीन मैकेनिज्म हो सकते हैं, थ्री मैकेनिज्म्स आर पॉसिबल, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, एसोशिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म। ये तीन मेन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। अब इससे पहले आप एक और बात बताओ, हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो हम दो तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो मेनली दो तरीके के पढ़ते हैं, SN1 एंड SN2। वैसे तो SNI भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, नेबरिंग भी होता है, बहुत सारे होते हैं, पर मेनली हम इन दोनों टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, लॉजिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ थ्योरी एक ही है, अगर सब एक रेट, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, या एक ही रिएक्टेंट लिख दूँ, एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है, तो वो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दो, मतलब रिएक्टेंट प्लस में मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2। केमिकल काइनेटिक्स में इसको देखने का नज़रिया अलग होता है, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना कि अगर एक रिएक्टेंट है तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, अगर दो हैं, मतलब रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इट विल बी सेकंड ऑर्डर। क्योंकि अभी एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस भी करवाऊंगी, ये बात कन्फ्यूजन में नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब ये चीज़ तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तीन मैकेनिज्म्स हैं, और ये बहुत, तीनों के तीनों मैकेनिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिसोशिएटिव, एसोशिएटिव, इंटरचेंज, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है। देखो क्या है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो सबसे पहली हेडिंग अब डलेगी आपकी डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। It is also called nucleophilic substitution reaction because in this nucleophile is involved, पहला पॉइंट। सेकंड, अभी मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म करके दिखाऊंगी, आप आराम से कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, डिसोशिएटिव का मतलब क्या हो गया कि पहले टूटेगा। अब कौन सा लिगेंड टूटेगा, ये है एक्सियल बॉन्ड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल। हमें पता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर बिगर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बट पेंटागोनल बाइपिरामिडल में उल्टा होता है।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल में उल्टा होता है। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, दीज आर शॉर्टर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, कभी हमेशा याद ये ध्यान मत रखना कि एक्सियल ही हमेशा बड़ा होता है, नो, पेंटागोनल में उल्टा होता है। सिर्फ इसमें और इवन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर लॉन्गर देन दैट ऑफ द अपना दे आर लॉन्गर। ठीक है, इसमें भी ये लॉन्गर होता है, वो उसमें वहाँ पे लॉन्गर होते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्गर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम होगी, ऑब्वियस है, लॉन्ग है, स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस ये वाला लिगेंड निकलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस से ये निकल गया, -L हो गया। ठीक है, ये जो स्टेप होता है ना इसी में ये होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड ने लीव कर दिया, इसको मैं X से कर लेती हूँ। ठीक है, इसने लीव किया। ठीक, अब क्या बन जाएगा, M, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ये मेरा कोई इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो इंटरमीडिएट क्वेश्चन कहाँ से आता है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो इसमें देखो 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, या तो स्क्वायर पिरामिडल बन सकता है, स्क्वायर पिरामिडल, या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों, क्योंकि देखो 5 लिगेंड है, मतलब स्टेरिक नंबर है 5, और जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तो 2 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं, 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो इन दोनों में से कोई भी बन सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्क्वायर पिरामिडल होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वी गेट स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है एक जगह खाली हो गई, यहाँ पे वी गेट अ वीकेंट स्पेस नाउ। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा, ये मेरा मेटल, ये लिगेंड्स, यहाँ पे L, यहाँ पे L, 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 ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, फिर से मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा था, कोऑर्डिनेशन नंबर वही का वही है। ठीक है, अगर जो भी इस पे चार्ज होगा चार्ज भी हमारा सेम रहेगा, बस एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को एक्सचेंज किया, तो ये होता है डिसोशिएटिव। क्योंकि टूटा तो इसलिए हमने बोल दिया डिसोशिएटिव। अब हमें ये देखना है क्या ये SN1 है कि SN2 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। अब मुझे ये देखना है फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को उठाएंगे। ठीक है, अब मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, यहाँ पे क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ मेरा ये रिएक्टेंट है, तो ये मेनली सिर्फ इसी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू, अगर हमारे जो भी रेट है मान लो यहाँ पे हमने K1 करके लिख दिया, इट डिपेंड्स ओनली 1 सबस्ट्रेट, एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये इट इज ए SN1 रिएक्शन। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है तो वो होता है SN1। ठीक है, क्या होता है, SN1। ठीक है, अब मतलब ये वाला हो गया मेरा SN1। अब हम करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म, दैट इज, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, एक ये आ जाता है कि जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होता है वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर। थर्ड आ जाता है, एक और तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक होता है रिएक्शन प्रोफाइल, इस तरीके का आपको ड्रॉ करके देंगे। ठीक है, ए ऐसे, ठीक, यहाँ पे मान लो ML5X था। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट बना, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनना है, हमें पता है जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी एक जगह आप दिखाते हो, अगर ट्रांजिशन स्टेट होती तो सीधा ऐसा बन जाता है, अभी दिखाएंगे वो भी। ठीक है, इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है ये, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है एनर्जी, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, एक इंटरमीडिएट बना ML5। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, यहाँ पे वो अटैक कर चुका है ML5 न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो
ये हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट बना, तो इसका प्रोफाइल डायग्राम होगा थोड़ा सा इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन एक इसमें से आ जाता है। अब हम करेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्या करेंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि आपसे कोई चीज़ जुड़ रही है, ठीक है, आपसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था आपका, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और ये क्वेश्चन वही आएगा इसमें भी कि आपका इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, वही ML6 था, ठीक है, LLLLLNL, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि एसोसिएशन करना है, एडिशन करना है, तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ही स्टेप में आ जाता है और वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली बात है जगह तो कम है बट फिर भी एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है न्यूक्लियोफाइल का, जो इंटरमीडिएट बनता है वो दो तरीके का बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया, ठीक। जो ये इंटरमीडिएट बना यहाँ पे LL कर दो, ठीक। अब ये दो तरीके की ज्योमेट्री इसकी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अब स्टेरिक नंबर हो गया हमारा 7 और स्टेरिक नंबर 7 का वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। एक तो पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। एक पिरामिडल है मोनो पिरामिडल भी लिख सकते हो, मोनो पिरामिडल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं डिसॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल या मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन। मोनो एक कैप लगी हुई है, मोनोकैप्ड का मतलब क्या होता है, एक कैप लगी हुई है, ऑक्टाहेड्रन। और मेनली जैसे उसमें स्क्वायर पिरामिडल था, इसमें जो मैकेनिज्म वो मतलब जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है पेंटागोनल पिरामिडल वाला, कि मतलब एक पेंटागन टाइप का बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 का, जैसे इसको मैं 7 बनाना चाहूँगी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, 5 6 7, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल था, एक ही कैप लगी तो मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन, और इसी को क्योंकि डिसॉर्ट हो गई ऑक्टाहेड्रल तो इसको डिसॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। मेनली ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है। अब भाई पहले से था इतना स्टेरिक हिंड्रेंस था, अब एक न्यूक्लियोफाइल और आ गया, वो और स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, वो इसको हिंडर करके ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले को, मतलब नॉर्मली इस वाले को, क्योंकि हमारा एक्सियल वाला पार्ट निकलता है, इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर से वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L और यहाँ पे L, क्योंकि ये मतलब बीच में एक है, ठीक है ना, एक एरो और है। हमारे को वैसे का वैसा मिल गया जैसे पहले था, बस लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट अगर लिखेंगे और K1 लिखेंगे, तो एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसी को बोल देंगे एसेंट टू रिएक्शन। तो दो मेन क्वेश्चंस, एक ये, और अगर एक और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो वो ये आ सकता है कि एसोसिएटिव और डिसोशिएटिव में से कौन सा मैकेनिज्म ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा फॉलो करता है, तो हमेशा वो डिसोशिएटिव ज़्यादा प्रेफरेबल करेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि आप एसोशिएट करा रहे हो, उसमें जगह है नहीं। तो पहला एसोशिएटिव और डिसोशिएटिव में वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल करता है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू एसोशिएटिव। अब हम करेंगे इसका प्रोफाइल डायग्राम। इसका भी प्रोफाइल डायग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लिया, ठीक है, सेम जैसा आपने पीछे किया था। यहाँ पे एनर्जी बना दिया आपने, ठीक है, और ये भी बड़ा देन छोटा एंड देन प्रोडक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा बन गया इंटरमीडिएट, ठीक है, ये मेरा इंटरमीडिएट, बट यहाँ पे ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाली है और यहाँ पे प्रोडक्ट तो और रिएक्टेंट तो सेम ही है, ठीक है। अब हम करेंगे इंटरचेंज मैकेनिज्म, जो अभी हमने किया था उसमें कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है,
एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, एक ही स्टेप में होता है। जब हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, और उसी को बोल देते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट थर्ड आप डालोगे इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इन अ सिंगल स्टेप, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अकर इन सिंगल स्टेप, मेकिंग इन अ सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप में दोनों चीज़ें होती हैं, इन अ सिंगल स्टेप दोनों चीज़ें एक ही साथ हो रही है। तो इसमें कोई भी नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब जब आप इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ओनली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ओनली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, या ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। मतलब बॉन्ड बनेगा और टूटेगा। जैसे हमारे पास ML5X था, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक ही स्टेप में, मतलब यहाँ पे मान लो ML5 है, ठीक है, X का बॉन्ड यहाँ पे हमारा बने, यहाँ पे लिख लेते हैं L5, यहाँ L5 लिख लेते हैं, ये टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरी तरीके से निकल जाता है और ये अपना बॉन्ड इसके साथ बना देता है, और क्या बन जाता है ML5X। एक ही सिंगल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, ठीक है, इसलिए इसका क्या बनता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब इसका अगर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम आप करोगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एनर्जी वैसे का वैसा आप लिख लेना, ये हमारा बन गया ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्टाहेड्रल में है, 3 मैकेनिज्म है, एक डिसोशिएटिव, एक एसोसिएटिव, एक इंटरचेंज। मैक्सिमम होता है डिसोशिएटिव, अब हम उठा लेते हैं डिसोशिएटिव को। अब क्वेश्चन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाटर एक्सचेंज, कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस वाटर एक्सचेंज रिएक्शन मैक्सिमम देते हैं और कौन से कम देते हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालोगे वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक डलेगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस। अभी मैं आपको एक टेबल सी बनवा दूंगी, बहुत अच्छी टेबल है वो। इससे पहले बस मैं एक शॉर्ट सा बता दूं कि क्या होना है। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, ठीक है, उसमें वाटर 6 लगा हुआ है, ठीक है, अब इस पे वाटर ही आ रहा है, ठीक है, वो आप मान लो कोई भी आइसोटोप आ रहा है, मान लो यहाँ पे 16 वाला है ना, ऑक्सीजन है, 18 वाला आपका आ रहा है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इजीली इस वाटर को एक्सचेंज करके वाटर 5 वाटर 18 ये कौन जल्दी बना देगा, लिगेंड को कौन जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा लबाइल होगा वो इजीली कर देगा। सबसे पहले जितने लबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मोर द लबाइल कॉम्प्लेक्सेस, मोर द लबाइल कॉम्प्लेक्सेस, मोर विल बी द वाटर एक्सचेंज, मोर विल बी द वाटर एक्सचेंज। नेक्स्ट बात सुन लो, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एक्सचेंज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। नॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक एंड प्री ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड प्री ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर ये हैं तो ये ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे एज कंपेयर टू जो 3D 4D एंड 5D वाले अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े, उनके कंपैरिजन में ये जल्दी कर देंगे। अब आता है कि ये
इनके अंदर मान लो आ गया सोडियम, हमारा आता है ना सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हमारा ये आ गए सारे के सारे, तो इनमें कौन सबसे ज़्यादा एक्सचेंज जल्दी करेगा? तो ये डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा ऑन द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन द नॉन ट्रांजिशन सीरीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह ली ना की रब से फरियाद, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन, एस का हमने ले लिया, ठीक है, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इनमें से कौन होगा जो जल्दी रिप्लेस करेगा और को कम करेगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये और ये तीन दे रखे हैं, कौन सबसे ज़्यादा करेगा? देखो ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज के रेशो को आप क्या बोल देते हो? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना रेट कम होगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय साइज। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना रेट कम होगा। कैसे? देखो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब जैसे मान लो एक मेटल है उस पर +2 चार्ज है, एक मेटल है जिस पे +3 चार्ज है, चार्ज जाता है। जितना चार्ज ज़्यादा साइज पॉजिटिव, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। अब इसका अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी तो ये अपने लिगेंड को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, तो इसे तोड़ना, इसको एक्सचेंज कराना, इसका सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल होगा। रेट विल बी डिक्रीजेस। समझे? चार्ज डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और इसी को आप कह लो बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही कम रेट होगा। ठीक है ना? मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही छोटा साइज, जितना ज़्यादा छोटा साइज बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा, रेट उतना ही कम। सिंपल बात, जो चीज़ छोटी है, चार्ज ज़्यादा मतलब छोटा साइज मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसने अच्छे से लिगेंड को पकड़ के रखा है। अगर लिगेंड को उसने अच्छे से पकड़ के रखा है, कस के पकड़ रखा है, उससे निकालना बहुत मुश्किल होगा ना, उसने टाइटली हेल्ड कर रखा है, तो उसका रेट उतना ही कम होगा। मतलब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी लेस। तो अगर ये तीन आ गए आपके सामने, अब आपसे पूछा बता दो रेट किसका ज़्यादा होगा वाटर एक्सचेंज का, तो सबसे ज़्यादा मोर, क्योंकि साइज बड़ा है, मोर विल बी द साइज, जितना ज़्यादा साइज बड़ा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ईजिली। ठीक है, ये तो आप लगाओगे कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एल्यूमिनियम आ गया, जैसे अगर आपके सामने लिख दिया Na+, बेरिलियम 2+, और अब आ गया एल्यूमिनियम 3+। अब सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है तो वाटर एक्सचेंज सबसे कम होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा वाटर एक्सचेंज किसका होगा? Na+, देन बेरिलियम 2+, देन एल्यूमिनियम 3+। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप SOP में लगाओगे। अब आते हैं हम अपने ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब क्या हो गया? 3D, 4D एंड 5D। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम ज़्यादातर बात करते हैं लाइबिलिटी और इनर्टनेस की। जितनी ज़्यादा इनर्टनेस उतना ही कम, ठीक है, रेट। जैसे 3D, 4D एंड 5D। हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे हमने मान लो निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम कर लिया, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनर्टनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनर्टनेस इंक्रीजेस। क्यों इनर्टनेस इंक्रीजेस होती है? बिकॉज D and F ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड। F ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड, और जितनी ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर, हमें पता है इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा पुअर होता है। दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो उसके वजह से क्या होता है, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो लिगेंड को न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से खींच के रखेगा। साइज तो नो डाउट नीचे जाते बढ़ता है, बट
बिकॉज ऑफ द डी एन एफ ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज, यहाँ पे डी एन एफ ऑर्बिटल्स आ जाती है इनके अंदर। तो जब डी एन एफ ऑर्बिटल्स आ जाती है, बिकॉज दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो वो अपने लिगेंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं और न्यूक्लियस लिगेंड को अच्छे से होल्ड कर लेता है। अब जब लिगेंड न्यूक्लियस को अच्छे से होल्ड कर लेगा तो इनर्टनेस क्या हो गई, इंक्रीजेस। तो एज वी मूव डाउन, inertness increases. Why? Because the DNF orbitals are more diffuse, and because of that they have very poor shielding effect. They can't protect their ligand too much, so that the nucleus will attract the nucleus will attract the ligand more. बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा और इनर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इनर्टनेस का ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और मैंने सारे आपको बताए ही हैं कि हमारा D1 D2 जो मैंने बताया था कि अगर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो दे विल बी लेबाइल, T2G में है दे विल बी इनर्ट बट दे आर रिसेप्शंस, तो वो है। ठीक है, तो बस यही चीज़ों को आप देखोगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं इकट्ठा ही अब करवाने वाली हूँ, एसिड बेस भी हो जाए तब अब इकट्ठा ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। ठीक, अब मैं आपको एक टेबल लिखवा देती हूँ, तो वो आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं होगा करना।